हेलो दोस्तों, ये है सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। हम सीखेंगे हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कि कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है, और जब सॉफ्टवेयर रन होता है तो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चलती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर्स हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हो, जैसे कि 8 GB 16 GB या फिर 32 32 GB के जो आप गेम्स खेलते हो, ठीक है, कंप्यूटर पे, तो वो इतने हेवी फाइल्स कैसे हमारे सिस्टम पे रन करती है ये भी हम देखेंगे। तो ये जो आज का लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम अभी शुरू करते हैं, और साथ ही साथ ये जो दो इमेजेस है, एक ये वाली इमेज और एक ये वाली इमेज, ये दोनों इमेज भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। डेटा, ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है। डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, चाहे वो फाइल एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, एक TXT फाइल हो सकती है, या एक HTML फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी वो .bat फाइल हो सकती है, या PPT फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। डेटा मतलब आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, या फिर आपका कोई भी सॉन्ग, गाना, या फिर आपका कोई वीडियो, ठीक है, या मूवीज़ कह लीजिए, मूवीज़ ये हो सकता है आपके। और मैं क्या कह सकता हूँ, डेटा यानी अ, आपके कुछ इम्पोर्टेंट आपके गेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डेटा होता है। डेटा अब मतलब सीधी भाषा मतलब भी आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ, डेटा डेटा यानी वो आपके डेटा यानी वो ज़रूरी चीज़ें जो आपके काम में आए, ठीक है, वो होता है डेटा। जैसे कि फ़ोन, आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में क्या कॉन्टैक्ट्स आप सेव करते हो, तो कॉन्टैक्ट भी एक तरह का क्या हो गया, डेटा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हो गए आपके आपके फ़ोन में क्या रहते हैं, कॉन्टैक्ट रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं। आप मतलब समझ ही गए होंगे कि डेटा मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये डेटा इतना भी कुछ बड़ा मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँ। डेटा यानी वो सारी फाइलें, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा डेटा। तो अभी देखो, अभी हमने डेटा के बारे में सीखा। अभी ये जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो स्टोर रहता है हमारे हार्ड डिस्क में। तो सारा जो डेटा है वो डेटा स्टोर रहता है हमारे हार्ड डिस्क में, और इसी हार्ड डिस्क को हम क्या कहते हैं, इसी हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट फॉर्म में इसको HDD कहते हैं, और दूसरा एक नाम है इसका, इसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट फॉर्म में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। तो हमारा जो सारा डेटा रहता है, हमारा सारा डेटा कहाँ पे रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। जब हमारा जो डेटा है, उस डेटा में हमारे सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं। तो अब मैं पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। ठीक है, मतलब डेटा तो बहुत सारा रहता है, पर मैं हम थोड़ा सॉफ्टवेयर के नज़रिए से देख रहे हैं, तो हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर पे आप जब डबल क्लिक करते हो, तो डबल क्लिक करने के बाद में सॉफ्टवेयर
ओपन होता है और हमारे मॉनिटर पर दिखाई देता है। ये रहा हमारा मॉनिटर। पर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद प्रोसेस ये होती है कि सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो फाइल्स रखी है वो भी ओपन होती है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, इस एप्लीकेशन के द्वारा कुछ फाइल्स अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है बैकग्राउंड में, जो कि हमें पता नहीं चलता है। तो ये सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को लगने वाली जो कुछ फाइल्स है, वो फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती है? रैम में स्टोर होती है, टेम्पररी। फिर जब तक आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग कंडीशन में रहेगा तब तक ये सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को लगने वाली कुछ फाइल्स रैम में स्टोर रहेगी। और जब आपका सॉफ्टवेयर और लगने वाली जो फाइल है वो रैम में स्टोर हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस सॉफ्टवेयर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते रहता है, तो तब हमें हमारा सॉफ्टवेयर मॉनिटर पर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक वीडियो को प्ले करना चाहते हो, तो जैसे ही आप वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करते हो, तो एक वीडियो प्लेयर ओपन हो जाता है। तो मान लीजिए ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमारा वीडियो प्लेयर है। ठीक है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर जो है हमारा वीडियो प्लेयर है। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है वीडियो प्लेयर, और वीडियो प्लेयर को लगने वाली जो भी ज़रूरी फाइल है वो भी बैकग्राउंड में ओपन हो जाती है। और ओपन कहाँ पर होती है? वो ओपन होती है रैम में, वो डायरेक्टली रैम में ओपन हो जाती है। इसके सॉफ्टवेयर को लगने वाली कुछ फाइल्स, ये कुछ फाइल्स है मान लीजिए, तो ये सारा अपने आप ऑटोमेटिकली रैम में ओपन हो जाती है। और जो वीडियो है वो वीडियो इस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो कहाँ पे ओपन हो जाता है? ये वीडियो सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। ये सब इतने फास्ट होता है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब ओपन हुआ है। पर पहले सॉफ्टवेयर ओपन होता है, फिर वीडियो सॉफ्टवेयर में ओपन होता है। और ये वीडियो भी, अभी सॉफ्टवेयर कहाँ पर है? ये सॉफ्टवेयर रैम में है, तो वीडियो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होता है। तो इसका मतलब वीडियो भी हमारे रैम में ही है एक तरह से। तो उसके बाद में हमें ये वीडियो मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी चीज़ें रैम में स्टोर होंगी वो सारे चीज़ें हमें मॉनिटर पर दिखाई देंगी। जैसे कि आप गाना सुन रहे हो, वो पहले गाना रैम में स्टोर होता है, म्यूज़िक प्लेयर रैम में स्टोर होता है, उसके बाद में मॉनिटर पर दिखाई देता है। आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो अपने कंप्यूटर पे, तो जो यूट्यूब किस पे चला रहे हो? आप यूट्यूब ब्राउज़र पे चला रहे हो। तो पहले ब्राउज़र रैम में लोड होता है, फिर आप वेबसाइट का URL डालते हो ब्राउज़र पे, वो ब्राउज़र जाता है youtube.com पे। तो ये सारे ऑपरेशंस रैम में रहते हैं और रैम में रहते हैं। और ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि अब आपने गूगल क्रोम ओपन किया, तो गूगल क्रोम कहाँ ओपन हुआ? रैम में ओपन हुआ। अब गूगल क्रोम पे जब आप एक वेबसाइट का नाम डालकर एंटर दबाते हो, तो एंटर जो की आप प्रेस करते हो, तो वो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और रैम में फिर से भेज देता है। ठीक है, तो जैसे रैम में वो इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, वैसे हमें वो मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ हमारा सिस्टम चलता है। इमेज को थोड़ा समझते हैं। देखो, इस इमेज में क्या हो रहा है? ये हमारा यूज़र है। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूज़र है। अब यूज़र ने क्या किया? क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया। ठीक है, किसको? क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, उस पर डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक किया। क्रोम ब्राउज़र क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। अब जब क्रोम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, इसने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, तो सॉफ्टवेयर पहले कहाँ गया? पहले गया एक मिनट। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ओपन किया, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? इस सॉफ्टवेयर को रैम में लोड किया। इस सॉफ्टवेयर कहाँ गया? रैम में गया। अब रैम में जाने के बाद में वो मॉनिटर पे गया। ठीक है, मॉनिटर पे गया। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है। रैम को मैनेज करने का काम, कि कौन सी चीज़ें कब डिलीट होंगी, कब इंसर्ट होंगी, मैं
यूज़र ने कौन सी इंस्ट्रक्शंस दिए तो मैं प्रोसेस करूँ, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हैंडल होते रहती है। कभी अगर आपको देखना है तो आप टास्क मैनेजर ओपन करके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे टास्क ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करते रहता है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो आप एक प्रकार से मान सकते हो कि मॉनिटर पर दिखाई देने वाली हर एक चीज़ कहाँ पे स्टोर है, रैम में स्टोर है। मॉनिटर पे दिखाई देने वाली हर एक चीज़ कहाँ पे स्टोर होती है, रैम में स्टोर होती है। जब तक रैम में कोई चीज़ नहीं आती तब तक हमें मॉनिटर पर दिखाई नहीं देता है। तो हमने ये देखा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। और अब हम ये देखेंगे कि बड़े बड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अपने रैम कंप्यूटर पर कैसे चलते हैं, अब अभी हम ये देखेंगे। तो देखो, आपके पास है 32 GB का गेम या फिर सॉफ्टवेयर, आपके पास है 4 GB की रैम, ठीक है। तो अब कैसे होगा, अब ये जो हमारा यूज़र है, यूज़र ने क्या किया, इस 32 GB के सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन किया। ओपन करने के बाद में ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये 32 GB का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में ये सॉफ्टवेयर कहाँ गया, रैम में गया। तो ये पूरे का पूरा 32 GB का सॉफ्टवेयर रैम में नहीं गया। मैंने क्या कहा था कि सॉफ्टवेयर को जो फाइल्स रिक्वायर रहती है, जितने भी फाइल्स रिक्वायर रहती है, मिनिमम फाइल्स, वो उतना ही पोर्शन रैम में जाता है। मान लीजिए ये इतना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है, पर जब यूज़र सॉफ्टवेयर को ओपन करता है तो बस इतना ही पार्ट रैम में जाता है। बस इतना पार्ट रैम में जाता है। रैम में जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है यूज़र के मुताबिक, अगर यूज़र ने सबमिट बटन पे क्लिक किया होगा तो सबमिट बटन का इंस्ट्रक्शन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, फिर रैम में जाएगा, फिर मॉनिटर पर दिखाई देगा। ये तो चलती रहेंगी, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि इतना ही पार्ट रैम में जाता है। फिर क्या होता है, फिर यूज़र क्या करता है, यूज़र और इस सॉफ्टवेयर के और कुछ फीचर्स वो यूज़ करने लगता है। तो फीचर्स यूज़ करने लगता है, तो मान लीजिए यूज़र ने इतने फीचर्स यूज़ किए, ठीक है। मान लीजिए यूज़र ने इतने फीचर्स यूज़ किए सॉफ्टवेयर में, ये तो पहले से रैम में है, और इतने फीचर्स यूज़ कर लिए। तो ये वाला पार्ट और ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये दोनों कहाँ पर है, अभी रैम में है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने ये वाला जो पार्ट है, ग्रीन कलर का पार्ट, ये पार्ट क्या कर दिया उसने, उसको अभी ज़रूरत नहीं है तो उसने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो वो पार्ट रैम में से डिलीट हो गया, लेकिन ये पार्ट अभी भी रैम में है। तो इस प्रकार से रीड और राइट ऑपरेशन रैम में चलते रहते हैं कि यूज़र क्या करता है, सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, फिर क्लोज़ करता है। जैसे कि अब एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा वेब ब्राउज़र है। अब वेब ब्राउज़र पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा वेब ब्राउज़र क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद में अब मैं इस वेब ब्राउज़र को क्लोज़ करता हूँ, तो क्लिक किया, क्लोज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने वेब ब्राउज़र को ओपन किया तो वो रैम में आया, यानी कि ठीक है, रैम में आया। और मैंने वेब ब्राउज़र को जैसे ही क्लोज़ किया तो रैम में से डिलीट हो गया। तो रीड राइट डिलीट ये सारे ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होते हैं, रैम में परफॉर्म होते हैं। और उसको कौन मैनेज करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो जब आप 32 GB का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो थोड़े थोड़े पार्ट में रैम में स्टोर होते जाता है, रिमूव होते जाता है, स्टोर होते जाते हैं, रिमूव होते जाते हैं। इस प्रकार 32 GB का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो धीरे धीरे करके हमारे रैम में आता है, जाता है और हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। पर अगर इन केस मान लो ऐसा हुआ कि जो हमारा 32 GB का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को यूज़र ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। मतलब ये जो पूरा 32 GB का सॉफ्टवेयर है, पहले यूज़र ने इतना पार्ट यूज़ किया, फिर उसके बाद में इतना पार्ट यूज़ किया, फिर इतना किया, ये भी चालू है साइमल्टेनियसली, ये भी चालू है फीचर, और ये भी, ये 3 फीचर्स, ये जो सॉफ्टवेयर के 3 फीचर्स साइमल्टेनियसली शुरू है।
और ये भी फीचर्स साइमल्टेनियसली, मतलब 4 फीचर्स है वो साइमल्टेनियसली रैम में शुरू है। अगर रैम ओवरलोड हो जाता है तब जाकर हमारा कंप्यूटर हैंग होता है। जब तक रैम फुल नहीं होती तब तक हमारा कंप्यूटर सही चलता है, और जब हमारा रैम फुल होने लगती है तब हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो कंप्यूटर का हैंग होना, इसका मतलब है कि हमारी जो रैम है वो फुल हो रही है। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र करेगा कि जो भी उसके जो टैब है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी उसके काम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उस काम को डिलीट करते जाएगा ताकि रैम फ्री हो जाए और कंप्यूटर सही से चले, और वो सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट टास्क को ही कंप्लीट करेगा। तो इस प्रकार हम कुछ मैनेज करते हैं। खैर अभी तो 2025 शुरू है और अभी तो 32 GB की रैम लगाते हैं हम। हमारे सिस्टम में 32 GB होगी, 16 GB या मिनिमम 8 GB तो चालू है, तो उतनी परेशानी नहीं आती है। लेकिन पहले जब 2 GB और 4 GB का ज़माना था तब अपने कंप्यूटर हैंग होते थे, और मैक्सिमम लोग एक वक्त पर एक ही टास्क या एक से ज़्यादा 2 टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करते थे। पर अभी हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रैम यानी कि स्टोरेज जो है वो बहुत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा और थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे, फिर हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर मूव करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।